नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरसी आईजीसी रेगुलेशन 2023 का चैप्टर 6 ऑपरेटिंग कोड का पार्ट 2। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑपरेशनल प्लानिंग, आउटेज प्लानिंग, ऑपरेशन प्लानिंग स्टडीज। अगेन जो हमारा फॉर्मेट है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही रहेगा। तो ऑपरेशन प्लानिंग क्या होता है? तो जैसे कि हमने शुरू से बात किया है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन की बात हो रही है वो ग्रिड के ऑपरेशन की बात हो रही है। तो ऑपरेशन प्लानिंग का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे ग्रिड के डे टू डे नेसेसरी ऑपरेशन है, उन सबको हम कितना बेटर तरीके से प्लान कर पा रहे हैं, कितनी रिलायबल उनका एफिशिएंट ऑपरेशन हो रहा है। तो कौन-कौन से ऐसे डे टू डे के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे डिमांड एस्टिमेशन, जनरेशन एस्टिमेशन, शेड्यूलिंग एंड डिस्पैच, कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विथ ऑल द एंटिटीज, कंटीजेंसी प्लान, एंसिलरी सर्विसेज और रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो ये की हमारे डे टू डे के बेसिस पे ऑपरेशंस होते हैं, जिनकी रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को हम डेली बेसिस पे प्लान करते हैं। जो हमारे डिफरेंट टाइप्स के जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एनएलडीसी, आरएलडीसी, एसएलडीसी, सीटीओ, आरपीसी, एसटीओ, इन सब का क्या रोल होता है और जो ये किस तरीके से अपना ऑपरेशन प्लानिंग में रोल प्ले करते हैं। तो अगर हम बात करें आरएलडीसी की, तो अपार्ट फ्रॉम डिमांड एस्टिमेशन का हम सेपरेट अभी डिस्कस करेंगे। बट अपार्ट फ्रॉम डिमांड डिस्कशन, जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट डेली बेसिस पे जो टास्क होते हैं, उन सब के लिए 5 टाइम हॉरिज़न्स, मतलब हमारे पास डिफरेंट टाइम हॉरिज़न्स में हम 5 टाइम हॉरिज़न्स को कंसीडर करते हैं, जैसे कि मंथली, ईयरली, इंट्राडे, डे अहेड और वीकली। तो ये 5 इंपॉर्टेंट टाइम हॉरिज़न्स हैं। इन 5 टाइम हॉरिज़न्स पे डाटा को किस तरीके से कलेक्ट करना है, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसको एनालिसिस करना और रियल टाइम में उस डाटा को मॉनिटर करना, ये काम होता है आरएलडीसी का। अब हम पर्टिकुलर डिमांड एस्टिमेशन की अगर बात करें, तो डिमांड एस्टिमेशन हम यहाँ पे करते हैं ब्लॉक वाइज़। अब ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि अगर हम 1 आवर्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो 1 ब्लॉक हमारा बच जाएगा 15 मिनट्स का। तो उस 15 मिनट्स के एक ब्लॉक को हम उसकी डिमांड को हम एस्टिमेट करते हैं थ्रू आउट द डे। तो डिमांड एस्टिमेशन यहाँ पे ब्लॉक वाइज़ होता है। तो अब इस डिमांड एस्टिमेशन में ये जो हमारे स्टेक होल्डर्स है, किस तरीके से रोल प्ले करते हैं। तो जो हमारा एसएलडीसी होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज़ से डिफरेंट डिफरेंट अ, डिमांड्स को कलेक्ट करता है। अब डिमांड इन द सेंस, जैसे कि हमारे पास एसएलडीसी के अंदर कंज्यूमर्स भी रहेंगे और जो जनरेटिंग स्टेशंस भी रहेंगे। तो जनरेटिंग स्टेशंस जैसे कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ हो गए या फिर जो ग्रिड से कनेक्टेड डिफरेंट जनरेटिंग सोर्सेस है, उन सबसे कलेक्ट करेगा कि कितना आपका जनरेटिंग कैपेबिलिटीज़ है और साथ ही साथ वो जो दूसरे दूसरे सोर्सेस हैं जहाँ पे पावर कंज़म्पशन होना है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस हो गया, कैप्टिव प्लांट्स हो गया, बल्क कंज्यूमर्स हो गया, इन सब से डाटा कलेक्ट करेगा कि आपका कितना पावर कंज़म्पशन होना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से ये डाटा कलेक्ट करता है, उसके बाद कंपाइल करके यह आरएलडीसी को भेज देता है। अब आरएलडीसी क्या करता है, इस स्टेट से आए डाटा को कंपाइल करेगा और साथ ही साथ जो आईएसटीएस सिस्टम से जो अगेन दूसरी एंटिटीज़ कनेक्टेड है, जैसे बल्क कंज्यूमर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस कनेक्टेड है, उनसे भी डाटा कलेक्ट करेगा और फिर उसको कंपाइल करेगा। फिर यह देखता है कि कितना डिमांड आया है और कितना हमारे पास जनरेशन कैपेसिटी अवेलेबल है, इन सबको वैलिडेट करेगा और मैच करेगा कि क्या मेरे पास सफिशिएंस रिसोर्सेज़ अवेलेबल है या नहीं इस डिमांड को मीट करने के लिए। फिर इसके बाद यह एनएलडीसी को सबमिट कर देगा। एनएलडीसी अगेन इस डिमांड जो भी आरएलडीसी ने एस्टिमेट्स दिए हैं, इनको स्टडी करके और कंपाइल करके जो भी नेशन का डिमांड है, उसको एक तरीके से एस्टिमेट करके बाकी डिफरेंट डिफरेंट आरएलडीसी को अगेन भेज देगा, जिससे कि वो रिस्पेक्टिव जनरेटिंग स्टेशंस के पास चला जाए एज़ अ डिमांड। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है टाइम ग्रेन्युलिटी। तो वो किस तरीके से यूज़ किया जाता है डिमांड एस्टिमेशन में और अगर फोरकास्टिंग में कोई एरर होता है तो उसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो यहाँ पे ग्रेन्युलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ कितने पार्ट से मिलके बनी है, कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से मिलके बनी है। और टाइम ग्रेन्युलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी एक बड़ा टाइम ब्लॉक कितने छोटे-छोटे डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाइम ब्लॉक से मिलके बना है। अब यहाँ पे डिमांड एस्टिमेशन का मतलब में टाइम ग्रेन्युलिटी का मतलब ये है कि अब हम जैसे बताते हैं कि एक दिन में हमारे 96 ब्लॉक्स होते हैं, मतलब एक ब्लॉक हमारा 15 मिनट्स का है, तो 15 मिनट्स इंटू 96 दैट इज़ 24 आवर्स। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ब्लॉक्स हैं, इन सब डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स का डिफरेंट डिफरेंट डिमांड हो सकता है पावर का। ज़रूरी नहीं कि कोई भी 2 ब्लॉक का एक जैसा हो। तो यहाँ पे जो थ्रू आउट द डे का हमारा डिमांड हो रहा है एस्टिमेशन, वो डिफरेंट डिफरेंट अ, ब्लॉक के डिमांड से मिलके बना है। तो बस यहाँ पे वही है कि एक कंप्लीट जो डे का डिमांड है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्लॉक से बना है। तो इसी को हम टाइम ग्रेन्युलरिटी बोलते हैं। अब अगर इस डिमांड एस्टिमेशन में कोई एरर आता है, तो जो भी हमारे एलडीसीज़ होते हैं, जैसे कि एसएलडीसी, आरएलडीसी या फिर एनएलडीसी, वो इसको अच्छे से एनालिसिस करते हैं पास्ट डेटा से और जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम उनके पास अवेलेबल होते हैं और उसको फिर एस्टिमेट करते हैं कि शायद इसमें एरर हो सकता है और उसको फिर वो करेक्ट करते हैं और उस साथ ही साथ उस डाटा को वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी यूज़ करते हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी इस तरह का कोई एरर ना हो। और हम बात करें कि मॉर्निंग पीक हो गया, हमारा इवनिंग पीक हो गया या फिर जो डे शोल्डर मतलब जो भी मॉर्निंग और इवनिंग पीक के बीच का टाइम होता है और नाइट ऑफ पीक मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोएस्ट डिमांड होता है पावर का, उस टाइम पे एनर्जी चार्जेस भी काफ़ी कम होता है। तो वो किस तरीके से
उस टाइम का डिमांड किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है एसएलडीसी के द्वारा। तो जो भी हमारा एसएलडीसी होता है, यह नोड वाइज़ एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे नोड वाइज़ का मतलब क्या होता है? नोड का मतलब क्या होता है कि कोई भी पॉइंट जहाँ पे पावर कंज़म्पशन हो रहा हो या फिर ट्रांसफर हो रहा हो या फिर जनरेट हो रहा हो। तो किसी भी पॉइंट पे जहाँ पे जनरेशन, कंज़म्पशन या फिर ट्रांसफर हो रहा हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एसएलडीसी मेगावाट मतलब एक्टिव और मेगावाट आवर मतलब रिएक्टिव पावर्स की डाटा प्रोवाइड करता है मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे। अब ये जो नोड है, ये नोड की कुछ रेटिंग होती होगी हाँ, 110 किलोवाट के अबव की यह डाटा प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? ये आरएलडीसी और एनएलडीसी को प्रोवाइड करता है। वो इस डाटा को किस तरीके से प्रोसेस करते हैं? बेसिकली वो इस डाटा से यह कैलकुलेट करते हैं कि पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए हमारे पास टीटीसी कितना है, मतलब टोटल ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी कितना कितना है और उसके बाद अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी कितना है। तो इस तरीके से इस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा आउटेज प्लानिंग। अब यहाँ पे आउटेज से मतलब क्या है? आउटेज यहाँ पे मतलब है कि जो भी हमारा जनरेटिंग सोर्स हो गया, मतलब जनरेटिंग कंपनीज़ या फिर जनरेटिंग स्टेशंस हो गए उनका या फिर जो ट्रांसमिशन लाइन्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स हो गए, उनका आउटेज है। तो उनका आउटेज हम किस तरीके से प्लान करते हैं जिससे कि हमारे ग्रिड का ऑपरेशन अफेक्ट ना हो। तो अगर हम कोई भी कोऑर्डिनेटेड जनरेशन और ट्रांसमिशन आउटेज प्लान कर रहे हैं तो हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है? अब कोऑर्डिनेटेड जनरेशन और ट्रांसमिशन आउटेज का मतलब ये होता है कि हो सकता है कि साथ-साथ हम किसी टाइम पे जनरेशन भी आउट हो रहा है और साथ ही साथ उसका ट्रांसमिशन सिस्टम भी आउट हो रहा है। तो उस टाइम पे हमको उसका आउटेज करने के पहले हमको कि इन 5 बातों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि हमारे पास अगर इनका आउटेज होता है तो हमारे पास जनरेटिंग रिसोर्स अवेलेबल बचेंगे या नहीं बचेंगे? हमारे पास हमारा डिमांड कितना है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए जिस टाइम पे ये आउटेज हो रहा है। अगर हमारा उस टाइम पे जो डिमांड है उसको मीट करने के टाइम पे हमारा कोई कोई टाइम ट्रांसमिशन कंस्ट्रेंट तो अवेलेबल नहीं है ना। अब जिस टाइम पे हम उसका आउटेज कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उस टाइम पे पर्टिकुलर किसी एरिया में जिस जगह पे आउटेज हो रहा है, वहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो उस टाइम पे वाटर अवेलेबल नहीं रहेगा और ये काफ़ी बड़ा जियोपॉलिटिकल इश्यू हो सकता है। साथ ही साथ ये काफ़ी से बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस भी हो सकता है। तो ये चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ इस तरह के इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि उसके पैरेलली और कोई आउटेज प्लानिंग तो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को बेसिकली ध्यान में रखा जाता है किसी भी कोऑर्डिनेटेड जनरेशन और ट्रांसमिशन आउटेज को करने से पहले। अब कोई भी आउटेज अगर हो रहा है तो उसके लिए बेसिकली एडवांस में प्लानिंग की जाती है। तो वही यहाँ पे है कि जो हमारा एनुअल आउटेज प्लान होता है उसका पर्पस क्या होता है? इसको कौन बनाता है? इसको कौन रिव्यू करता है? और साथ ही साथ इसकी बनाने के प्रोसेस में कौन-कौन इन्वॉल्व होता है? और अगर इस प्लान से अगर डेविएशन होता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि इसका पर्पस क्या होता है? तो ये जो हमारे ग्रिड्स के एलिमेंट्स होते हैं जैसे जनरेटिंग स्टेशन हो गया या फिर जो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया, ये डिफरेंट एंटिटी इनको कंट्रोल करती है। तो ये जो डिफरेंट एलिमेंट्स है, इन सब का जो डाउन टाइम मतलब इनकी नॉन अवेलेबिलिटी। तो जितना भी इनका डाउन टाइम है वो लीस्ट हो, मतलब सिस्टम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अवेलेबल रहे। तो ये इसका मेन पर्पस होता है कि सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल रहे, इसलिए इस प्लान को बनाया जाता है। अब हमारा ये है कि ये जो आउटेज प्लान होता है, इसको कब प्रिपेयर किया जाता है और कौन करता है? तो बेसिकली हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसको जो आरपीसीज़ होता है, वो डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे कि हमारा एलडीसीज़ हो गए हैं, जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ जैसे कि एसटीओ, सीटीओ हो गए, आईएसटीएस हो गया, इन सब से मिल के कंसल्ट करके इस तरीके की प्लानिंग को बनाया जाता है। और इसको रिव्यू कौन करता है? बेसिकली इसको जो हमारा आरपीसीज़ और जो कंसर्न पार्टीज़ रहेगा, वो इसको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे रिव्यू करते हैं कि हाँ, ये स्टिल वायबल है या नहीं फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। अब अगर मान लीजिए ये जो प्लान प्रिपेयर हो चुका है रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए, तो अगर उसमें कुछ डेविएशन आता है, डेविएशन इन द सेंस मान लीजिए कोई भी जनरेटिंग स्टेशन हो सकता है या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम हो सकता है, वो चाहता है कि मैं मेरी जो आउटेज प्लानिंग है उसको प्रीपोन करना चाहता हूँ या पोस्टपोन करना चाहता हूँ। तो इस तरीके का अगर कोई भी डेविएशन अगर आता है, तो उस टाइम पे जो परमिशन है, वो उसको लेनी पड़ेगी किससे? कंसर्न्ड आरपीसी, जो भी रीजनल पावर कमिटी है उससे लेनी पड़ेगी। तो आरपीसी जो है वो रिस्पेक्टिव आरएलडीसी और एनएलडीसी से डिस्कशन करके इस तरीके की परमिशन ग्रांट करेगा या फिर उसको डिनाई भी कर सकता है। अब कौन-कौन सी ऐसी आउटेजेस होते हैं जिसके लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत पड़ती है? तो ऐसे कई सारे आउटेजेस होते हैं, मतलब जैसे बेसिकली हमने 3 यहाँ पे आउटेज फाइंड आउट किए कि ऐसे 3 आउटेजेस होते हैं जिसके लिए प्रायर परमिशन और कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो आरपीसी, आरएलडीसी और जो एनएलडीसी है उनकी। अब इसमें इसको समझते हैं कि हम कौन-कौन से हैं ये। तो फर्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन रिले रिलेटेड आउटेज। अब मतलब इसका काम क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं। तो जो प्रोटेक्शन रिले होता है वो ये कोई भी पावर सिस्टम में अगर कोई फॉल्ट आता है, तो उसको आइडेंटिफाई करता है। तो उसको आइडेंटिफ़ाई करके फिर बाकी पावर सिस्टम को बचाता है ट्रिप होने से। तो अगर हम इस प्रोटेक्शन रिले को आउटेज कर रहे हैं, मतलब इस प्रोटेक्शन रिले को हम मेंटेनेंस के लिए इसको बंद कर रहे हैं,
तो अब भी जो हमारा पावर सिस्टम वर्किंग है, तो वो विदाउट प्रोटेक्शन रिले वर्क कर रहा है। तो इस तरीके का अगर हम आउटेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमको परमिशन और कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी आरपीसी, आरएलडीसी और एनएलडीसी का। क्योंकि अगर अगर कोई फॉल्ट आता है, तो उस टाइम पे तो ये रिले अवेलेबल अवेलेबल नहीं रहेगा, तो उस टाइम पे चांसेस है कि वो पावर सिस्टम फेल हो सकता है। तो ये हो गया। सेकंड है हमारा ऑटो रिक्लोजर आउटेज। ऑटो रिक्लोजर का आउटेज का मतलब ये होता है कि अगर किसी पावर सिस्टम में कोई टेम्परेरी फॉल्ट आता है, तो ये जो ऑटो रिक्लोजर सिस्टम होता है, ये वापस से उस सिस्टम को उसकी ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करता है। तो अगर हम इसमें भी अगर इसका मेंटेनेंस करने के लिए इसको आउट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको परमिशन और कंसल्टेशन लगेगी, क्योंकि हो सकता है कि अगेन हमारा वो जो पावर सिस्टम है विदाउट ऑटो रिक्लोजर सिस्टम के साथ काम कर रहा है। तो अगर कोई टेम्परेरी फॉल्ट आएगा, तो उस टेम्परेरी फॉल्ट के कारण ही हमारा पावर सिस्टम फेल कर देगा। तो ये इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए हमको इसको भी इसके लिए प्रायर परमिशन और कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। एसपीएस टेस्टिंग और आउटेज। तो एसपीएस टेस्टिंग का जैसे हमने लास्ट हमारे वीडियो में डिस्कस किया था कि जो भी हमारा सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम होता है, एसपीएस का मतलब ये होता है। अब इसका मेन पर्पस ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई कंटीजेंसी आती है, तो उस टाइम पे जो हमारा लोड शेडिंग एक्ट होना है, जो लोड शेडिंग एक्शन इनिशिएट होना है, वो काम करता है हमारा सिस्टम प्रोटेक्शन स्कीम। तो अगर मान लीजिए ये हम इसके बिना किसी पावर सिस्टम को ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि हम इसमें आउटेज है इसकी इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सिस्टम में अगर मान लें कोई कंटीजेंसी आती है, तो वो उस टाइम पे ट्रिप नहीं करेगा उसके जो डाउनस्ट्रीम में सिस्टम है उसको, तो वो फॉल्ट कंटीन्यूअसली एक्सटेंड होता रहेगा और इट मे बी पॉसिबल कि वो बहुत बड़े लेवल से इमरजेंसी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसलिए जब इसका भी हम आउटेज प्लान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको प्रायर परमिशन कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि उसके उसका कुछ स्टैंड बाय अवेलेबल हो, जिससे कि हम उसकी पावर सिस्टम की सिक्योरिटी को एंश्योर कर सकें। तो ये कुछ बेसिक 3 मेजर आउटेजेस होते हैं, जिनके लिए प्रायर परमिशन और कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। अभी 1 महीने पहले एटलीस्ट इन तीनों को इन्फॉर्म करके इनकी परमिशन लेनी पड़ती है। अगर हम हाइड्रो, विंड या सोलर जो भी हमारे रिन्यूएबल जनरेशन सोर्सेज़ हैं, इनका अगर आउटेज प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? तो बेसिकली हम सबसे ज़्यादा हमारा प्राइमरी फ़ोकस यही है कि हमारा सिस्टम अवेलेबल रहे मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम। तो हाइड्रो का हम कब कब करना चाहिए? जब पानी नहीं है। पानी कब नहीं रहता है? समर में। विंड का कब करना चाहिए? जब हमारे पास सबसे कम एयर फ्लो रहता है, मतलब लीन विंड फ्लो रहता है, तो उस टाइम पे हमको विंड का करना है। और सोलर का कब करना होता है हमको? रेनी सीज़न में, क्योंकि रेनी सीज़न में हमारे पास सोलर सबसे कम अवेलेबल होता है। तो बेसिकली इन्हीं 3 टाइम पे हम इन 3 सिस्टम का आउटेज प्लान करते हैं। अब क्या कोई अथॉरिटीज़ हैं जो इस प्लान अगर कोई प्लान आउटेज है जिसको अप्रूवल मिल चुका है, तो उसको भी डिफर कर सकते हैं कि नहीं आपको ये आउटेज नहीं करना है? जी हाँ, तो जो हमारे एलडीसी से हैं वो डिनाय कर सकते हैं किसी भी प्लान्ड आउटेज को। क्यों? क्योंकि उन्हें सबसे पहले है कि में कुछ प्रॉब्लम ना आए और उनको लगता है ऐसा कि नहीं इस टाइम पे पर्टिकुलर जो ट्रांसमिशन लाइन है या फिर जनरेटिंग स्टेशन है, उसका आउटेज नहीं होना चाहिए, तो वो उसका प्लान्ड आउटेज को भी डिनाय कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल प्लानिंग एंड स्टडीज़। तो ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है? ऑपरेशनल प्लानिंग स्टडीज़ क्या होता है? तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो ग्रिड है, उसमें कोई भी ब्लैकआउट ना आए या फिर कोई भी मेजर पावर डिस्टर्बेंस ना आए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा ग्रिड है, उसका करंट स्टेट को अच्छे से असेस करते हैं और साथ ही साथ ऐसे प्लान्स को डेवलप करते हैं कि जिससे कि जो भी ग्रिड का ऑपरेशन है, वो रिलायबल और एफिशिएंट हो सके। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑपरेशन प्लानिंग स्टडी बोलते हैं। अब इसमें बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट है कि उसका डाटा कलेक्ट किया जाता है हमारे ग्रिड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं उनका, उस डाटा को एनालिसिस किया जाता है और एनालिसिस करने के बाद उसमें से जो भी पोटेंशियल रिस्क है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। उस रिस्क का असेसमेंट किया जाता है कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल है। साथ ही साथ उसका ये भी असेस किया जाता है कि इस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो ये तो हो गया जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है उससे। अब हम नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जो भी हमारा डिमांड एस्टीमेट हम करते हैं, जो कि सबसे की ऑपरेशन होता है ग्रिड ऑपरेशन का, तो उसमें किस तरीके से हम एक्यूरेसी ला सकते हैं। जो भी कंज्यूमर का जो नीड पैटर्न है, उसको स्टडी किया जाता है कि किस तरीके से डिमांड का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। साथ ही साथ उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है, उनको हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होती है ऑपरेशनल प्लानिंग स्टडी में। अब जो हमारा रियल टाइम ऑपरेशनल प्लानिंग स्टडी होता है, उसका डाटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है और उसके टूल्स कौन-से होते हैं। तो जो हमारा डाटा कलेक्शन होता है बेसिकली ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। और जो हमारे रिस्पेक्ट एलडीसीज़ होते हैं जैसे कि एसएलडीसी, आरएलडीसी, एनएलडीसीज़, ये इनका जो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसके नेटवर्क्स और साथ ही साथ जो स्केडा सिस्टम है, ये हमको रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करते हैं स्टडी के लिए। कौन-कौन से ऐसे टाइम हॉराइज़न्स हैं जिनको इनका डाटा कलेक्ट किया जाता है और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होता है? तो हमने जैसे डिस्कस किया है हमारे पास मेजर 5 टाइम ब्लॉक्स होते हैं, जैसे रियल टाइम हो गया, इंट्राडे, डे अहेड, वीकली, मंथली, ईयरली। तो इन टाइम ब्लॉक्स पे जो हमारे एलडीसीज़ होते हैं, एनएलडीसी, आरएलडीसी, एलडीसी और जो
इन आरपीसीज़ होते हैं, रीजनल पावर कमिटीज़, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि डाटा कलेक्ट करके इनकी स्टडी करना कि हाँ, हमारी ग्रिड की सिक्योरिटी के लिए इन डाटा को अच्छे से एनालिसिस करके प्लान को डेवलप करना। कौन-कौन से रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है जिस ऑपरेशन प्लानिंग स्टडी के टाइम पे? तो बेसिकली जब स्टडी कंप्लीट होती है या जब स्टडी चल रही होती है, तो उस टाइम पे जो पावर फ्लो स्टडी की जो रिजल्ट निकले हैं, उसको जो ऑपरेशनल प्लान्स बनाए गए हैं, उसको और जो-जो भी वेरियस मीटिंग्स इस ड्यूरेशन में कंप्लीट होती है, उसकी जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स रहते हैं, मतलब क्या आउटकम निकला उन मीटिंग्स का, उसको अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे कि फ्यूचर में उन सबको यूज़ किया जा सके। जो हमारा एसएलडीसी होता है मतलब स्टेट लॉ डिस्पैच सेंटर्स होता है, वो किन एरियाज़ में वेरियस टाइम ब्लॉक्स पे जैसे कि डे अहेड, वीकली, मंथली या ईयरली बेसिस पे ऑपरेशनल प्लानिंग स्टडी को परफॉर्म करता है। तो अगेन जैसे कि हमारे पास जो कितना ट्रांसमिशन टोटल ट्रांसमिशन कैपेसिटी है, अवेलेबल ट्रांसमिशन कैपेसिटी, प्लान्ड आउटेज या फिर जो नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, प्रोटेक्शन स्कीम्स हो गया और जो रिलेवेंट ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से एसएलडीसी स्टडी परफॉर्म करता है और प्लानिंग करता है। अगर हम बात करें कि जो हमारा इंटर रीजनल हो, इंट्रा रीजनल या फिर जो इंटर स्टेट लेवल पे जो भी हमारा टीटीसी मतलब टोटल ट्रांसफर कैपेसिटी और अवेलेबल ट्रांसफर कैपेसिटी जो है, उनकी स्टडी कौन करता है, और उसको असेसमेंट कौन करता है और उसकी टाइमलाइन क्या होती है? तो बेसिकली जो आरएलडीसीज़ होते हैं, यह काम वो असेस करते हैं टीटीटी और एटीसी को इंटर रीजनल लेवल पे, इंट्रा रीजनल लेवल और इंटर स्टेट लेवल पे। और ये कब करते हैं? किसी भी एक मंथ के लिए अगर मान लीजिए मुझे दिसंबर दिसंबर 2023 के लिए मुझे ये स्टडी करनी है, तो आरपीसी क्या करेगा उसके 11 मंथ पहले मतलब उसके जनवरी 2023 में ही इस तरीके की स्टडी कर लेगा कि कितना उस टाइम पे इंटर रीजनल लेवल पे, इंटर रीजनल लेवल और इंटर स्टेट लेवल पे उसका टीटीटी और एटीसी अवेलेबल है। तो स्टेप्स कौन-सी होती है, अगर मान लीजिए कोई भी सिस्टम ऑपरेशनल लिमिट्स के बाहर अगर डेविएशन हो रहा है तो। मान लीजिए कोई भी यूज़र है अगर उसका ऑपरेशन जो है वो सिस्टम की जो ऑपरेशन लिमिट है उसके बाहर है, तो उस टाइम पे उसको करेक्ट करने के लिए क्या स्टेप्स है? तो सबसे पहले तो अगर ऐसा फाइंड आउट होता है स्टडी में कि ये पर्टिकुलर यूज़र्स की पर्टिकुलर एक्टिविटी जो ऑपरेशनल लिमिट से उसके बाहर डेविएट हो रही है, तो उसको कब सबसे पहले उसको कम्युनिकेट किया जाएगा। साथ ही साथ अगर वो उसके बाद भी उस यूज़र उसको नहीं करेक्ट कर पाता है, तो फिर उससे वो डिटेल में उससे रीज़न पूछा जाएगा कि इसका रीज़न सबमिट करिए एनएलडीसी, आरएलडीसी और एसएलडीसी को। उसके बाद जो वो रीज़न सबमिट करता है, उसको जो भी मंथली और मीटिंग्स होती है, क्वार्टरली मीटिंग्स होती है, उसमें प्रेज़ेंट किया जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशंस और जो हमारा सेंट्रल इलेक्टेड अथॉरिटी है, उसको रिपोर्ट सबमिट की जाएगी कि पर्टिकुलर डेविएशन हो रहा है। तो ये था मेरा वीडियो चैप्टर 6 के पार्ट 2 के ऊपर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।